नमस्ते, मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बघई जो कहानी है उसकी विश्लेषण और मूल्यांकन पर नज़र डालेंगे। यह जो बघई कहानी है ये MST 12 भारतीय कहानी से है। तो इसे आरंभ मैं आपके साथ कुछ मेरी फीलिंग्स है उसे शेयर करना चाहती हूँ। आप देख पा रहे हो यहाँ पर वॉच टाइम फ्रॉम द सब्सक्राइबर है। सो नॉट सब्सक्राइब्ड यानी 76.3% नॉट सब्सक्राइब्ड है, लेकिन वो व्यू करते हैं। और सब्सक्राइब्ड 15.6% है, जो कि मुझे बहुत ही दुख लग रहा है कि मेरे जो दर्शक हैं, सब्सक्राइबर है, जो व्यूअर्स है, वो बिना सब्सक्राइब करके व्यू करे। व्यू तो करे, ये खुशी की बात है, लेकिन सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक दुनिया बनाती है। तो मेरी आशा है कि अगर 7.6.3 व्यूअर है तो अगर सब्सक्राइब होते तो कितना अच्छा होता। तो मैं आपके लिए समय देती हूँ, आपके लिए पाठ प्रस्तुत करती हूँ, मुझे भी खुशी मिलती है ये सब करने के लिए। और आपको एक और ही अच्छी जानकारी देती हूँ, मैं तो पाठ को पढ़ाकर आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, लेकिन ये पाठ को जो इसका एडिटिंग है, इसका जो सभी टेक्निकल पार्ट है जिसे करना पड़ता है, वो मेरा बेटा 10 साल का बेटा है, छोटा सा बेटा, वो सब करता है। और उसने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप करो मम्मी, आप पढ़ाओ, आपका सब होता है। तो उसकी प्रेरणा से मैंने ये सब किया है। तो एक एक सब्सक्राइब से वो खुश होता है कि मम्मी ऐसा हुआ है। तो मेरा बेटा नव्य, उसके बदौलत आज ये SM एजुकेशन चल रहा है, वो मुझे बहुत ही सहायता करता है। तो लेकिन 76.3% जो व्यूअर है वो सब्सक्राइब नहीं करे, ये देखकर थोड़ा सा मन उदास हो गया। तो मुझे आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और नए वीडियो की नोटिफिकेशन बनाइए, जो केवल आपके द्वारा ही हो सकती है। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो आपसे यही निवेदन है कि आप ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरह से अगर आप सब्सक्राइब कर दे तो ज़रूर ये जो 50 से 100 होने के लिए या 200 या 1000 होने के लिए समय नहीं लगेगा, ये जल्दी ही हो जाएगा। तो आप मुझे सहायता कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं आज ये बघई जो लेसन है, पाठ है, कहानी है, इसे प्रस्तुत करें। एक मैम ने मुझे कमेंट किया था कि मैम बघई पाठ को आप दीजिए। तो मैम आपको बहुत ही मुझे बहुत ही खुशी लगी कि आपने कमेंट किया, आपकी ज़रूरत को मुझे बताया, और मैं खुशी से आपके लिए ही आज बघई वाला जो पाठ है उसे प्रस्तुत कर रही हूँ। और किसी भाई ने भी मैसेज किया है कि एक लेसन है जवाबी कार्ड। तो मैं तो लाइन वाइज जा रही हूँ लेसन को एक एक करके, लेकिन आपका अनुरोध है इसलिए जवाबी कार्ड भी मैं ज़रूरी इसके बाद प्रस्तुत करूँगी। तो आप ज़रूरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए चैनल को, जो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो सके। देखिए, आप ये मत सोचिए कि मुझे सब्सक्राइबर चाहिए ही, क्योंकि हम किसी चीज़ को जब करते हैं तो हमारी मन में कुछ इच्छाएं होती है कि हमें कुछ मिले। तो आप ही हो जो दर्शक ये कर सकते हो। तो मेरे परिश्रम का फल, आज एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा नव्य मुझे हेल्प कर रहा है, उसका फल उसे प्राप्त होना चाहिए। तो आप ज़रूर इसे कीजिए। अब हम पाठ को आरंभ करते हैं। तो बघई लेसन जो है, कहानी का विश्लेषण और मूल्यांकन करने से पहले यहाँ पर है फ़कीर मोहन सेनापति। आप देख पा रहे हैं फ़कीर मोहन सेनापति की जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये उड़िया साहित्य के वे साहित्यकार हैं जिन्होंने उड़िया साहित्य को मध्यकालीनता से आधुनिकता की ओर मोड़ा है। उन्होंने भाषा आंदोलन का नेतृत्व कर
उड़िया भाषा स्वतंत्र और असीमता को बचाए रखने में सफलता हासिल की है। तो आप देख पा रहे हो ना, फ़कीर मोहन सेनापति का जो पिक्चर था आपको मैंने दिखाया, ये एक बड़े ही उड़िया साहित्य के बड़े ही साहित्यकार हैं और उन्होंने मध्यकालीनता से आधुनिकता की ओर उड़िया साहित्य को जोड़ा है। उन्होंने भाषा आंदोलन का नेतृत्व कर उड़िया भाषा स्वतंत्र और असीमता को बचाए रखने में सफलता हासिल की। फ़कीर मोहन ने उड़िया की सर्वप्रथम कहानी रेवती 1898 में हुआ था। तो रेवती एक अच्छी कहानी है, आपके पाठ में नहीं है, लेकिन रेवती कहानी अगर आप सुनोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जो एक छोटी सी लड़की पढ़ना चाहती है और पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाती है, तो उस गांव में बाढ़ आ जाता है। उस बाढ़ में उसके माता पिता मर जाते हैं, उसके दादी मर जाते हैं। फिर एक टीचर होता है, उसे पढ़ाने आते हैं, उनका भी कुछ देहांत या कुछ हो जाता है और सभी का दोष रेवती के ऊपर जाता है। तो बहुत ही दिल को छूने वाला ये कहानी है रेवती। तो लिखकर सामाजिक अंधविश्वास, कुसंस्कार, दाक्यानुसी विचार, जर्जर परंपरा के विरोध आवाज़ उठाई और नारी शिक्षा पर बल दिया है। इन्होंने फ़कीर मोहन सेनापति ने। फ़कीर मोहन ने लगभग 25 कहानियाँ लिखी थी। उन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के सामाजिक जीवन को अपनी कहानियों में उतारा। उन्होंने सामाजिक अन्याय, अत्याचार, आर्थिक शोषण का विरोध किया। इस समय का उड़िया समाज, राजनीतिक परिवर्तन, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, नव शिक्षित समाज का उद्भव और उसकी विसंगतियाँ, नारी शिक्षा के प्रति उदासीनता, नारी की असहायता, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि स्थितियों से गुजर रहा था। फ़कीर मोहन तथा उनके समकालीन रचनाकारों चंद्रशेखर नंद, दयानिधि मिश्र, दिव्य सिंह पाणिग्राही आदि ने उड़िया समाज में जमींदारों व साहूकारों के स्थान पर नए शोषक वर्ग के आविर्भाव को कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की। फ़कीर मोहन की पेटेंट मेडिसिन बहुत ही अच्छी कहानी है। आपको इस कहानी के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। पेटेंट मेडिसिन में एक पति रहता है जो बहुत ही शराब पीता है। उसकी पत्नी का नाम रहता है सुलोचना। तो उसे बहुत समझाती है सुलोचना कि शराब मत पियो, लेकिन वो सुनता नहीं है। फिर सुलोचना क्या करती है, झाड़ू से अपनी पति की धुलाई करती है और तो उस धुलाई को यहाँ पर पेटेंट मेडिसिन कहा गया है। और गारुड़ी मंत्र क्या होता है कि जो ये करते ना, क्या करते, उसे जादू टोना करते हैं। तो गारुड़ी मंत्र। धुलिया बाबा, यहाँ पर एक ढोंगी बाबा का ये कहानी है। धुलिया बाबा, पुनर्मूर्छिक भव, अधर्मविद, सभ्य जमींदार, डाक मुंशी भी एक बहुत अच्छी कहानी है। यहाँ पर एक जो पोस्ट मास्टर होता है वो बहुत ही परिश्रम करके अपने बेटों को पोस्ट ऑफिस में हेड मास्टर बनाता है, लेकिन उसका जो बेटा है उसी को ही नौकर जैसा व्यवहार करता है। तो डाक मुंशी आदि कहानियाँ संपूर्ण उड़िया कहानी साहित्य की अमूल्य रचनाएं हैं। इस कहानी को सुनने से सचमुच बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें मौलिकता है और इस कहानी को जब पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि हमें हमारे समाज में जिसका मूल्य है उसे उनके मूल्य देना चाहिए। इन कहानियों में उन्होंने दलित, पीड़ित, अवहेलित एवं शोषित समाज के प्रति संवेदना प्रकट की है। फ़कीर मोहन के बाद महात्मा गांधी का प्रभाव उड़िया तथा उसके रचनाकारों पर भी पड़ा। भारतीय मुक्ति संग्राम के दौरान कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र, उड़िया में उसे कांत कवि बोलते हैं, तो कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र, बांको निधि पटनायक, कालिंदी चरण पाणिग्राही, भगवती चरण पाणिग्राही, फिर अनंत प्रसाद पंडा, अनंत पटनायक, राजकिशोर राय, राजकिशोर पटनायक, गोदावरी महापात्र, सच्चिदानंद राउतराय,
नित्यानंद महापात्र, लक्ष्मीधर नायक, राम प्रसाद सिंह, रघुनाथ दास आदि ने समाज संस्कार आंदोलन, विधवा विवाह का प्रवर्तन, अछूतों द्वारा मंदिर पान तथा अन्य नशीले पदार्थों का मदिरा पान तथा अन्य नशीले पदार्थों का त्याग, नारी शिक्षा का प्रचार, राजनीति में नारी की भागीदारी, स्वराज हेतु सत्याग्रह आंदोलन जैसे विषयों पर कहानियाँ लिखी। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिदृश्य के साथ गांव तथा शहर दोनों की सच्चाई को इन रचनाकारों ने पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। स्वतंत्र ओडिया समाज व राजनीति में निराश ग्रामीण तथा शहरी लोगों में असहायता की भावना के करुण स्वर को कथाकारों ने अपनी रचनाओं में उतारा। इस दौर के रचनाकारों ने फ्राइड के मनोवैज्ञानिक दर्शन, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के साथ काम्यू, काफ्का व शास्त्र के अस्तित्ववादी विचारों को भी अपनाया है। मनुष्य की बांता दोनों स्थितियों को लेकर कहानियाँ लिखने के साथ अखिल विश्व मानव सत्ता के रूप में मनुष्य उगते हुए कथा संसार का निर्माण हुआ। उड़िया कथा साहित्य को नई गति सुरेंद्र महंती, मनोज दास, किशोर चरण दास, अखिल मोहन पटनायक, वामचरण मित्र, शांतनु कुमार, आचार्य कृष्ण प्रसाद मिश्र, बीणा पाणी महंती, विभूति पटनायक, रत्नाकर चैनी, प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, निमाई चरण पटनायक, अच्युतानंद पति, हर प्रसाद दास, फनी महंती, प्रसन्न कुमार पाटसाणी, हरिदास, पुनर्नंद दास, शकुंतला पंडा, प्रतिभा राय, प्रतिभा सतपति आदि ने दी। गोपीनाथ महांती स्वतंत्र उड़िया कथा साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार है। आपने गोपीनाथ महांती का तो यहाँ पर देखा होगा, जो है पिक्चर गोपीनाथ महांती, तो वो गोपीनाथ महांती स्वतंत्र उड़िया कथा साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार है। गोपीनाथ महांती ने कथा जगत में अपनी राह स्वयं निर्मित की है। उन्होंने फकीर मोहन की कथा परंपरा की भाव दृष्टि को चुना, परंतु लगभग अछूते विषयों का मानवतावाद को केंद्र में रखकर वर्णन किया। लेकिन उड़िया साहित्य में गोपीनाथ की प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में अधिक है, प्रसिद्धि उपन्यासकार के रूप में अधिक है। इस इकाई में गोपीनाथ महांती की बघेई कहानी का विश्लेषण और मूल्यांकन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो गोपीनाथ महांती के बारे में हम जानते, लेखक परिचय के विषय में जानते हैं। गोपीनाथ महांती का जन्म 20 अप्रैल सन 1914 को उड़ीसा के एक छोटे से ग्राम नागबली में हुआ था, जो महानदी के किनारे अवस्थित है। जब गोपीनाथ मात्र 12 वर्ष की अवस्था के ही थे, तभी पिता चल बसे, लेकिन वे बालक गोपीनाथ की प्रकृति और जीवन के प्रति उसकी दृष्टि को उतने समय में ही दिशा रूप दे गए। पिता की मृत्यु के बाद वह भाई के पास पटना चले गए। यहीं से 1930 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर वे कटक गए और रेवेन्सा कॉलेज में 1936 में अंग्रेजी में MA की डिग्री प्राप्त की। गोपीनाथ महांती अपने गांव में बचपन के कुछ साल ही बिता पाए, किंतु नागबली और आसपास के ग्रामीण परिवेश में बिताया हुआ छुटपन का काल उनकी चेतना पर सदा के लिए अंकित हो गया था, जो उनके उपन्यासों के लिए एक अद्भुत ढांचा प्रस्तुत करता रहा। इसी काल की एक अन्य बड़ी देन यह हुई कि ग्रामीण और कुलीन दोनों समाजों में उठने बैठने के फलस्वरूप उनकी भाषा का विपुल भंडार ही नहीं बढ़ा, बल्कि उसमें बोलचाल की रंगत और मुहावरेदारी छटा भी आ गई। 1923 से 1938 के बीच का समय गोपीनाथ महांती के लेखक जीवन का निर्माण काल माना जा सकता है। 3 प्रभावों की छाप उन पर पड़ रही थी, 2 पश्चिम की और 1 भारत का। मार्क्स
मार्क्स व रूसी क्रांति और फ्रायड पश्चिम के प्रभाव थे तथा महात्मा गांधी व राष्ट्रीय आंदोलन भारत का प्रभाव था। गोपीनाथ गंभीर और व्यापक अध्ययन में लगे रहते थे। रोमियो रोला और मैक्सिम गोकी उन्होंने विशेष प्रिय पर प्रभावित करते थे। वे उन दिनों साहित्यिक विधा रूप में नए नए प्रयोग किए करते और प्रचलित रूमानी अभिरुचियों का खुला विद्रोह करते थे। गोपीनाथ महंती ने 1936 में एकाग्र भाव से लिखना प्रारंभ किया और 2 वर्ष उनके प्रथम उपन्यास समन गहिरर चास को पूरा करने में लगे। गोपीनाथ महंती के कथा साहित्य को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला वर्ग उन दिनों की रचनाओं का है जब वह आदिवासियों के इलाके में नियुक्त थे। ये रचनाएं सदादी बूढ़ा, परजा, अमृत संतान, शिव भाई, अपहंच। दूसरा वर्ग की रचना का विषय नगरवासी जनसमाज है। ये रचना है हरिजन, शरत बाबुक गली, राहु छाया, सपना माटी, दाना पानी, शल्य विलय। तीसरा वर्ग में वस्तुतः एक ही रचना आती है, माटी मट्टाल उड़िया में बोलते हैं, माटी मटाल। प्रमुख कृतियाँ उपन्यास में है समन गहिरर चास 1945 में, अमृत संतान 1947 में, सपन माटी 1954 में, माटी मटाल 1964 में। कहानी संग्रह में है घासर फूल यानी घासर फूल, उड़िया में इसे बोलते हैं घासर फूल। घासर फूल 1951, नववधु 1952, उड़ता खई। खई क्या होता है? खई जो होता है ना, चावल से बनाया जाता है। जैसे हमारा भेलपुरी में डालते हैं ना चावल का एक, उस तरह से उड़ता खई 1900 में। नाटक मुक्ति पथे, महापुरुष। निबंध संग्रह कला शक्ति। गोपी बाबू की 3 रचनाओं ने की है परजा, अमृत संतान, माटी मट्टाल। परजा में कोरापुट जिले की एक छोटी सी निर्धन आदिवासी बस्ती का छवि अंकन किया गया है। मुझे ये पाठ बहुत ही अच्छा लगता है। ये कोरापुट जिले का एक छोटा सा कहानी है परजा, और मैं भी कोरापुट जिले से ही हूँ। पूरी कबीले का विवरण देने के लिए वहाँ के एक परिवार को माध्यम बनाया गया है। पूरे कबीले का विवरण देने के लिए वहाँ एक परिवार को माध्यम बनाया गया है, जिसे प्रतिकूल परिस्थितियों का भंवर जाल घूम घूम कर तब तक घेरता रहता है जब तक वह विनष्ट नहीं हो जाता। अमृतर संतान का दृश्य चित्र अधिक विस्तृत है। इसका गठन भी जटिल है, पर यहाँ भी एक ही परिवार को कथा केंद्र बनाया गया है और घटनास्थल भी एक ही ग्राम है। लेकिन आदिवासियों की जिस कोड जाति को यहाँ लिया गया है वो चूँकि बहुत प्राचीन, जनसंख्या में भी बड़ी और अपनी एक नियत जीवन प्रणाली वाली है, इसलिए कथा सूत्र स्वभावतः चिंतन प्रधान हो गया है। 3,20,000 शब्दों का माटी मट्टाल उपन्यास उड़िया भाषा का संभवतः सबसे लंबा उपन्यास है, जिसे पूरा करने में लेखक को लगभग 10 वर्ष का समय लग गया। उड़िया ग्राम जीवन का इसे एक महाकाव्य माना जाता है। इतना विस्तृत और भाषा सौंदर्य युक्त कोई उपन्यास उड़िया में पहले नहीं लिखा गया। विचित्र बात यह है कि कथानक के नाम पर केवल एक बाह्य रेखाकृति दी गई है और जो 2 प्रमुखतम चरित्र है, नायक और नायिका, उन्होंने अद्भुत रूप से अल्पभाषी बनाकर प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास माटी मट्टाल के लिए माटी मट्टाल, उड़िया में उसे माटी मट्टाल ल बोलते हैं, के लिए उनकी 1973 का ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा पद्म भूषण वर्ष 1981,
में प्रदान किया गया था। देखते हैं उड़िया कहानी जगत में चित्रित आदिवासी जीवन। तो आदिवासी का पिक्चर देख पा रहे हैं, ये है आदिवासी। यहाँ पर कोरापुट ज़िले के आदिवासी है और छत्तीसगढ़ के आसपास भी रहते हैं। तो ये कोरापुट ज़िला जो है ऐसे नगरी में जाती है। तो उड़िया कहानी जगत में चित्रित आदिवासी जीवन के बारे में हम जानते हैं। उड़िया कहानी में शुरू से ही निम्न वर्ग और पिछड़ी जातियों के प्रति सहानुभूतिशील और संवेदनशीलता रही है। उड़िया कहानी में आज़ादी के दिनों तक इस वर्ग को काफ़ी महत्व दिया गया। निम्न वर्ग वो पिछड़ी जातियों में आदिवासी समाज का विशेष स्थान होने के बाद भी उड़िया की प्रारंभिक कहानियों में आदिवासी समाज का वर्णन नहीं के बराबर है। आदिवासी जीवन की थोड़ी झलक गोपाल वल्लभ दास के भीमा भुइयाँ 1908 में और उमेश चंद्र सरकार के केंदुचर विद्रोह 1909 में उपन्यासों में अवश्य मिलती है, परंतु उसमें आदिवासी समाज के अंत संघर्ष की सशक्त अभिव्यक्ति नहीं है। 1929 में प्रकाशित जंगली कहानी में आदिवासी सबर भील और भील कन्या का पहली बार चित्रण हुआ है। कहानी के तत्वों के आधार पर जंगली कहानी को अधिक सफल नहीं कहा जा सकता, किंतु इसका ऐतिहासिक महत्व है। भगवती बाबू की शिकार नामक कहानी में आदिवासी नायक घिनुआ का स्वाभिमान और उसका सहजता, निष्कपटता आदि की कलात्मक अभिव्यक्ति हुई है। घिनुआ की दृष्टि में बाघ भयानक होता है। वह बाघ यानी घिनुआ एक जो कहानी का एक जो नायक है, वो उसके दृष्टि में जो बाघ है, जो शेर है, बाघ है, वो बहुत ही भयानक है और वह बाघ का कटा हुआ सिर अंग्रेज साहब के सामने रखकर इनाम पाया करता था। घिनुआ शोषण और अन्याय का विरोध है, इसलिए दूसरों की बहु बेटियों पर अत्याचार करने वाले गोविंद सरदार को वो बाघ से भी खतरनाक मानकर उसकी हत्या कर देता है। वो पुलिस साहब को वह सब कुछ साफ साफ बता देता है। उसे यह नहीं पता है कि सत्य कथन से मृत्युदंड मिल सकता है। तो आप देख पा रहे हो, ये आदिवासी है, बाघ भी आपने देखा। तो उसे नहीं पता होता कि नहीं कि सच बोलने से उसे मृत्युदंड मिल सकता है। वो नहीं जानता कि फांसी होती भी क्या है। वो सोच रहा था शायद कोई बड़ा इनाम होगा। फांसी के पहले उसका चेहरा काले कपड़े से ढक दिया जाता है, तो वह बड़े इनाम पाने की खुशी के सामने सपने देखता है। इस प्रकार शिकारी एक अत्यंत मार्मिक कहानी। तो शिकारी कहानी में जो नायक है, नायक का नाम गुनिया, तो वो बाघ का शिकार करता है और जो गोविंद सरदार है वो बहु बेटी को शिकार जो करता है वो उसे मार देता है और पुलिस के सामने सब कुछ बता देता है। उसे नहीं पता कि सच सब बताने से उसे मृत्युदंड होगी, लेकिन उसे लगता है फांसी एक कोई पुरस्कार है उसे मिलेगी और उसे नहीं पता होता मुझे उसे उसकी मृत्युदंड दिया गया है। उसका चेहरा काले कपड़े से ढक दिया जाता है, उसे फांसी होती है। तो ज़रूरी कोई पता नहीं उसे मरने वाला है, अनजाने वो मर रहा है। तो बड़ी ही मार्मिक कहानी है ये। प्रसिद्ध कथाकार कान्हूचरण महंती की प्राणजू और जो हुक्म कहानियों में आदिवासी जनजीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। जलधर देव की गौरी ओ कान्हू में आदिवासी भूइयाँ संप्रदाय के प्रतिवाद और स्वाभिमान के साथ जाति भेद की संकीर्णता के दुष्परिणामों को भी दर्शाया गया है। प्राण बंधुकर की कहानियाँ आदिवासी चरित्र की खूबियों को रेखांकित करती है। हीरो नामक कहानी आदिवासी युवक की संघर्षशीलता और अन्याय तथा शोषण के तीव्र विरोध को दिखलाती है। असम की सड़कों पर काम करने वाला यह युवक मिल मालिक के शोषण का विरोध करता है। सफ़ेद पोश हाकिमों से गरीबों पर ढाए जा रहे शोषण व अत्याचार से वह अत्यंत दुखी है।
वामाचरण मित्र की अपराधी कहानी में हाकिमों की क्रूरता का चित्रण किया गया है। दुर्गा माधव मिश्र की कहानी चंद्रहत में उड़िया के पूर्वी इलाके जाजपुर बोलते हैं सीमांत कोरापुट में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और डिसारियन पुजारी के निष्पाप मुस्कान से वे बंध जाते हैं। डिसारी की अपहृत बेटी कुसुमी के उद्धार हेतु ममंत बाबू जीजान लड़ा देते हैं। दुर्गा बाबू की बूदा किरिसानी शीर्षक कहानी में आदिवासी समाज के चौथी पर्व नृत्य संगीत आदि का चित्रण है। कथाकार सात कड़ी होता ने करीबुरु का राजा कहानी में अत्यंत परिश्रमी करीबुरु का युवक वैराग्य आदिवासी युवती फूलमणि के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन का वर्णन किया है। सुविधा भोग नेताओं ने मजदूरों को हड़ताल करने और मशीनों को नष्ट करने के लिए उकसाया। वैरागी ने विरोध करते हुए विस्फोटक हटा दिए, लेकिन इसमें उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। यहाँ आदिवासी युवक के विरोध और विद्रोह के साथ कर्तव्य बोध भी दिखाया गया है। कथाकार विपिन बिहारी मिश्र ने आदिवासी समाज की विशेषताओं को उद्घाटित किया है। सुरेंद्र महंती की कहानी खदान में आदिवासी समाज के प्रति सभ्य समाज का शोषण चित्रित है। इस कहानी द्वारा यह बताया गया है कि आदिवासी समाज खदान मालिकों के अत्याचार और चरम शोषण का शिकार होता है। इसी प्रकार अन्य अनेक कहानीकारों ने आदिवासी समाज के जीवन, रहन सहन, रीति रिवाज और उसकी पीड़ाओं का सच्चा चित्रण किया है। आदिवासी जीवन और गोपीनाथ महंती का कथा साहित्य। गोपीनाथ महंती के साहित्य का गतिशील दौर 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में शुरू हुआ और उनकी रचनाओं में जीवन अनुभव, सामाजिक विषमता, द्वंद्व, आर्थिक विषमता, वर्ग संघर्ष आदि का चित्रण दिखाई देने लगा। पश्चिम उड़ीसा के कोरापुट जिले में नौकरी करने पर वे अवहेलित आदिवासियों के प्रत्यक्ष संपर्क में आए। उन पर गांधी जी के आदर्श और विचारों और फकीरमोहन सेनापति का मौन सारस्वत संघर्ष विद्यमान था। टेलर, गिब्सन आदि के विचारों से भी वे प्रभावित थे। तत्कालीन आदिवासी समाज शोषण और अत्याचार से पीड़ित था। साहूकार, कॉन्ट्रैक्टर, महाजन आदि द्वारा आदिवासी पुरुष का श्रम शोषण हो रहा था। गोपीनाथ ने जाना कि आदिवासियों की सहजता और धार्मिक विश्वास उन्हें कष्ट के मूल कारण है। इसलिए गोपीनाथ महंती ने अपने अनेक उपन्यासों में परजा, कोंद, भील, गदवा, जनजातियों के संकट, संघर्ष और समस्याओं का सविस्तार चित्रण किया है। अमृतर संतान, अमृत की संतान में बलि प्रथा के बारे में आदिवासी साम्राज्य की सोच को दिखाया गया है। देवता प्रसन्न रहे तो पूरे समाज और देश का मंगल होगा, ऐसा आदिवासी मानते हैं। गोपीनाथ बाबू ने परजा शीर्षक उपन्यास में सुकृजानी के परिवार के बहाने अवहेलित आदिवासी समाज की विश्वास और परंपरा को दिखाना चाहा है। इसमें किसान के मजदूरों में तब्दील हो जाने की करुणा गाथा है। सुकृजानी के परिवार को जिस शोषण, व्यभिचारी, निराश और मुसीबतों से होते हुए जीवन गुजारना पड़ा है, वो आदिवासी समाज की निश्चेषित और अत्याचारित दुखद गाथा है। पालभूत यानी पालभूत, ओडिया में पालभूत पढ़ेंगे। पालभूत, विस्मृति, यज्ञ आहुति, पिंपुड़ी यानी चींटी, पिंपुड़ी ओडिया में पिंपुड़ी बोलते हैं चींटी को, पिंपुड़ी या चींटी आदि गोपीनाथ महंती की महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। पालभूत शीर्षक कहानी में लेखक ने आदिवासी जीवन शैली का चित्रण किया है। विस्मृति शीर्षक कहानी में लेखक ने आदिवासी जनजीवन के इस पहलू को दर्शाया है कि भगवान की पूजा करने पर भी वो अनेक कष्ट देता है।
लेकिन आदिवासी प्रकृति को अपना सब कुछ मानकर चलते हैं। यज्ञ आहुति शीर्षक कहानी में आदिवासियों के हाट बाजार के साथ जंगल के चित्र उकेरे गए हैं। पिंपुड़ी यानी चीटी कहानी में कोंद जाति के वनवासियों के जीवन द्वारा मानवीय संवेदन को चित्रित किया गया है। गोपीनाथ ने दया, करुणा, मैत्री, सादगी, मासूमियत, सत्य, निष्ठा, धार्मिक विश्वास के साथ शोषण, उत्पीड़न, छल कपट, दंभ, अत्याचार आदि को अपनी कहानियों का विषय बनाया। अतः यह कहा जा सकता है कि उड़िया साहित्य में आदिवासी समाज जीवन और चरित्र के चित्रण में गोपीनाथ महांती की कहानियाँ का विशिष्ट स्थान है। तो देखते हैं आदिवासी जनजीवन की झांकियाँ संदर्भ में बघेई धार्मिक जीवन। गोपीनाथ महांती की बघेई कहानी में उड़ीसा के कोरापुट जिले में रहने वाले आदिवासी जनजीवन की धार्मिक मान्यताओं का प्रसंगानुकूल चित्रण है। इस समाज में ज्ञानी और पुजारी का बहुत प्रभाव है। आदिवासी लोगों का मानना है कि ठकुराइन के प्रसन्न होने से ही अच्छी फसल होती है, प्रकृति विपदाओं और बीमारियों से रक्षा होती है। वे ही बाघ के प्रकोप से पूरे गांव तथा इलाकों की हिफाजत करती है। बघेई कहानी में धुन पंडित का उल्लेख मिलता है। उसकी पूरे आदिवासी अंचल में विशेष प्रतिष्ठा है। ठकुराइन की पूजा के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, अतः सभी उसकी बातों का सम्मान करते हैं। तो आदिवासी लोगों का मानना है कि ठकुराइन उसके माध्यम से काम करवाती है। लड़ेंग गांव के आदिवासियों में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। उनकी पूजा पद्धति और धार्मिक विचार पर कहानीकार ने प्रकाश डाला है। उन्होंने आदिवासी समाज में व्यक्त अंधविश्वास, धार्मिक बाह्याचार, धर्म भावना, सड़ी गली मान्यताओं, शरीर साधना, तंत्र मंत्र को देखने का प्रयास किया है। कहानीकार ने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों को लिखा है। वे ऐसे जर्जर मान्यता के लिए जिम्मेदार कारण को खोजते हैं और पाते हैं कि अशिक्षा ही इसका मूल कारण है। ब्राह्मण देवी की पूजा के लिए गांव का मुखिया पुजारी उपवास करते हैं। किसी भी बड़े काम जैसे बाघ मारने का अभियान करने के पहले प्रथा के अनुसार सभी ब्राह्मणी देवी के सामने इकट्ठे होते हैं। आदिवासी समझते हैं कि देवी आज्ञा को मुखिया या पुजारी सुना रहे हैं। बाघ को मारने के अभियान में धनु पंडित की दाई जांघ को बराह ने चीर डाला और इसे माँ की इच्छा का नाम दे दिया जाता है। यानी एक अंधविश्वास है। जहाँ पर बाघ ने धनु पंडित की दाई जांघ को आक्रमण किया, उसे चीर डाला, तो यहाँ पर माँ यानी देवी माँ की इच्छा थी, इसलिए ऐसा हो गया। ये उनकी अशिक्षा के कारण एक अंधविश्वास वो पाले रखे हैं। बघेई चित्र धार्मिक मान्यता आदिवासियों के जीवन चरित्र के विविध पक्षों को रूपायित करती है कि वे सहजता से किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं। वे कुसंस्कारों और आडंबरों के कारण शोषण के शिकार है। सामाजिक जीवन पर ध्यान देते हैं। बघेई कहानी के पृष्ठभूमि स्वतंत्र भारत की है। स्वतंत्रता के कई दशकों के बाद भी आदिवासी समाज की स्थितियाँ बदली नहीं है। जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं वे शहरों में जाकर अपनी जड़ से कट जाते हैं। अपने आदिवासी भाइयों की शोचनीय स्थिति से उदासीन रहने लगते हैं। बघेई कहानी से यह स्पष्ट होता है कि आदिवासी परिश्रमी होते हैं और अपनी गरीबी से भी संतोष रखते हैं। वे साहूकार, महाजन, पुलिस अधिकारी का शोषण भी झेलते हैं। स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के हित का अधिक ध्यान रखते हैं। स्वयं जोखिम उठाकर भी परोपकार करते हैं। बघेई में आदिवासी जंगल और जमीन को सर्वोपरि मानते हैं और इन्हीं तीन तत्वों के चारों ओर उनका जीवन चक्र घूमता रहता है।
वे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है और उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। सरकार और प्रशासन भी उनके प्रति अपेक्षा की भाव रखते हैं। लेडेंग के निवासी अपने को केंचुआ मानते हैं, जो माटी के साथ रहता है, माटी को बनाता है, खाता है, खोदता है, मर जाने पर माटी की शक्ति बढ़ाता है। संघर्षशील मनुष्य के रूप में जीवन यापन करना आदिवासी अपना धर्म समझते हैं और इसे पूरा करने के लिए वे एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं। विज्ञान और तकनीकी विकास की बात पर उन्हें भरोसा नहीं होता, क्योंकि उनकी दुनिया भिन्न है। वे आंखों देखी पर ही विश्वास करते हैं। बघई में चित्रित समाज लेखक के आसपास का समाज है। बघई के साजार्थिक संदर्भों में गोपीनाथ बाबू के पात्र खास किस्म के हैं। जीवन की क्षणभंगुरता और खोती जा रही संवेदना का मूल्य संकट के बारे में भी रचनाकार सावधान है। लेखन ने आदिवासियों के अनवरत संघर्ष और उम्मीद को बचाए रखने के प्रयास किया है। वे व्यक्ति चरित्र के प्रतिष्ठित रूप बोध को आत्मिक विकास की ओर उन्मुख करना तथा अदम्य विश्वास बनाए रखना चाहते हैं। बघई कहानी की प्रतीकात्मकता पर नज़र डालते हैं। बघई कहानी में बाघ के आतंक, आदिवासियों का बाघ के शिकार हेतु अभियान जैसी कुछ घटनाओं के अलावा कोई कथाक्रम नहीं है। लेखक ने पूरी कहानी में बाघ का विविध परिप्रेक्ष्य में उल्लेख किया है। आदिवासी समाज बाघ के प्रकोप से आतंकित है। बाघिन ने पहल गाय या भैंस या बैल घसीटकर खाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका भय जन जन में व्याप्त हो गया। बाद में उसने आदमी का शिकार करना शुरू कर दिया। आदिवासी समाज के लोग बाघ यानी मनुष्य विरोधी शक्ति को मारने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं। सदियों से उनके मन में व्याप्त आतंक को समाप्त करना चाहते हैं। इस कहानी में लेखक ने बाघ को जनतंत्र का हथियार माना है, जो अपनी मनमानी से जनता के अधिकार का हनन करता है। यानी बाघ की शक्ति को वो जनतंत्र का हथियार माना है। यानी जिस तरह से आज की दुनिया में जो शक्तिमान है, जो बलशाली है, जो धनशाली है, जिस तरह से अपनी शक्ति गरीबों के ऊपर दिखाते हैं, उसी तरह बाघ की शक्ति को ललकारने के लिए जो एकजुट हुए हैं वो जनतंत्र का हथियार हो गया है। बाघ अन्याय का है। आदिवासियों ने मनुष्य समाज को अपने अधिकारों से वंचित करने वाले बाघ का विरोध किया है। उनके पास इस बाघ को मारने के लिए आधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं है, केवल अदम्य जिजीविषा, साहस और जुझारू प्रवृत्ति है, जिसके वे अभी तक जीते आ रहे हैं और बाघ से लड़ते आ रहे हैं। भाषा शैली का स्वरूप देखते हैं। गोपीनाथ ने कहानियों में भाषा का विश्लेषणात्मक रूप प्रस्तुत किया है, जो काव्यमयी भाषा के रूप में विशेष महत्व की है। उन्होंने अपनी सभी कहानियों में आदिवासियों की भाषा बोली को सहज ही अपनाया है। बघई में भी यह प्रयोग मिलता है। उन्होंने तमाम ध्वन्यात्मक या अनुकरणात्मक शब्दों का भी खूब प्रयोग किया है। बिंबों और प्रतीकों के प्रयोग से उनके भाषा में सजीवता और रोचकता आई है तथा यह सरसता से परिपूर्ण हुई है। बघई कहानी मूलतः ओडिया भाषा में लिखी गई है, इसलिए चित्रात्मक भाषा, बिंब, प्रतीक, अनुकरणात्मक शब्द, बोलचाल की भाषा के प्रयोग के उदाहरण अनुवाद में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन लेखक ने अपने कथन को महत्व प्रदान करने के लिए मूल भाव को उभारने के लिए अनुकरणात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। गोपीनाथ की कहानी की भाषा और विषय वस्तु जनजाति और आदिवासी जीवन की चरित्र चित्रित करने का शोषण, पीड़न तथा अपेक्षा से भरे जीवन को रूपायित करने में समर्थ है। गोपीनाथ बाबू ने परजा शीर्षक उपन्यास में सुकृत
शुक्रुजानी के परिवार के बहाने अवहेलित आदिवासी समाज के विश्वास और परंपरा को दिखाना चाहा है। इसमें किसान के मजदूर में तब्दीली हो जाने की करुणा गाथा है। शुक्रुजानी ने परिवार को जिस शोषण, व्यभिचार, निराशा और मुसीबतों से जूझते हुए जीवन गुजारना पड़ा है, वो आदिवासी समाज की निष्पेषित और अत्याचारित दुखद गाथा है। पालभूत, विस्मृति, यज्ञाहुति, पिंपुड़ी आदि गोपीनाथ महंती की महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। पालभूत शीर्षक कहानी में लेखक ने आदिवासी जीवन शैली का चित्रण किया है। विस्मृति शीर्षक कहानी में लेखक ने आदिवासी जनजीवन के इस पहलू को दर्शाया है कि भगवान की पूजा करने पर भी वो अनेक कष्ट देते हैं, लेकिन आदिवासी प्रकृति को अपना सब कुछ मानकर चलते हैं। यज्ञाहुति शीर्षक कहानी में आदिवासियों के हाट बाजार के साथ जंगल के चित्र उकेरे गए हैं। पिंपड़ी या चेटी कहानी में कोंद जाति के वनवासियों के जीवन द्वारा मानवीय संवेदना को चित्रित किया गया है। गोपीनाथ ने दया, करुणा, मैत्री, सादगी, मासूमियत, सत्य, निष्ठा, धार्मिक विश्वास के साथ शोषण, उत्पीड़न, छल कपट, दंभ, अत्याचार आदि को अपनी कहानियों का विषय बनाया। अतः यह कहा जा सकता है कि ओडिया साहित्य में आदिवासी समाज जीवन और संघर्ष को लेखक ने यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये बघेई कहानी है। ये कहानी आदिवासियों को लेकर है, जहाँ पर आदिवासी ये सोचते हैं कि जो बाघ है वो एक शक्ति है और ठाकुरायन की पूजा ना होने से बाघ के रूप में आके वो लोगों को मारती हैं। और यहाँ पर जो ब्राह्मण है मंदिर के परजाई यानी जो ब्राह्मण है वो जो देवी माँ की जो वाणी है वो हम तक पहुँचाते हैं। लेकिन एक दिन बाघ का विरोध करने के लिए सब आदिवासी एकजुट होकर बाघ का विरोध करने के लिए एक समूह निकाल कर चलते हैं। तो ये था गोपीनाथ बाबूजी का बघेई। इसमें कोई इतना खास नहीं है, बस आदिवासी जनजीवन के बारे में जानना है आपको, और जो लेखक है, कहानीकार है, उपन्यासकार, उनके विषय में जानना है, उनके कुछ उपन्यास, कहानी और कथा के बारे में जानना है, लिखना है। भाषा शैली तो बहुत ही सरल थी, लेकिन आदिवासी भाषा कुछ अलग होता है। उनकी भाषा बहुत अलग होती है, और मैं इसी अंचल की हूँ तो मुझे थोड़ी पता है, लेकिन इतना भी नहीं पता है। तो इसमें कुछ प्रश्न आ सकते हैं। गोपीनाथ महंती के कथा साहित्य में अभिव्यक्त आदिवासी जनजीवन पर प्रकाश डालिए। और ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं कि उड़िया कहानी जगत में चित्रित आदिवासियों के जीवन संघर्ष का विवेचन कीजिए, और बघेई कहानी के आधार पर आदिवासियों की धार्मिक चेतना पर विचार कीजिए। और बघेई का आशय स्पष्ट करते हुए ध्रुव सिंह और धनु पंडित के चारित्रिक वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। तो ये टोटल आपको बघेई की जो कहानी का विश्लेषण और मूल्यांकन आपको मिल गया है। आप पाठ को बार बार सुनिए, समझिए। आपको मैंने जो लेखन है उसका एक पिक्चर भी आपको दे दिया, आपने उसे पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हो, या उसे पढ़ के आप समझ सकते हो। और इस तरह से पाठ यहाँ समाप्त होते हैं। हाँ, आपको और एक ज़रूरत की बात बता दूँ, मैंने अपना एक नया चैनल किया है, दिल से रूह तक, और उसमें एक नया चैनल है, दिल से रूह तक। यहाँ पर मैंने खुद से बनाई हुई 2 कविता वहाँ पर प्रस्तुत की हूँ। तो एक कविता विश्वास है, दूसरा है दर्द। तो इस कविता, ये जो चैनल है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर इस कविता को सुनिए। और चैनल को अगर चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, या तो नहीं, आपकी मर्ज़ी। और ज़रूर सुनिए, लेकिन कविता को आप करेंगे, सुनेंगे तो मुझे खुद से कुछ लिखने के लिए प्रेरणा मिलेगी और मैं कुछ लिख सकती हूँ। तो इस तरह से ये वाला लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। और मैंने पाठ के प्रथम में ही आपको बताया था कि व्यूअर है ज़्यादा, लेकिन जो सब्सक्राइबर बहुत कम है। 76.3 व्यूअर है और 15 पॉइंट समथिंग सब्सक्राइबर है। तो ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब करके व्यू कीजिए, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी।
और आपकी वजह से ही ये हो सकता है, क्योंकि मैं आपसे प्रार्थना कर सकती हूँ लेकिन आपको बाध्य ज़रूर करो करके ये तो नहीं कह सकती हूँ। आप उसे करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज जिन्होंने मुझसे कमेंट में लिखा है कोई नई पाठ को प्रस्तुत करने के लिए, मुझे बहुत ही खुशी मिली, प्रेरणा मिली और ज़रूर मैं दूसरे पाठ को भी करूँगी। धन्यवाद, नमस्ते।